समझ गया हाजी, सब कुछ समझ गया। लड़की को सबक पढ़ा देना कि वो हिलमत पे माफी का दबाव डाले। बस दुआ करो कि जब राज खुले तो कोई संभालने वाला हो। तू सारी जिंदगी इस बोझ के नीचे गुजारेगा मस्तान सिंह। एक बार नहीं, हर रोज मरेगा तू। जीती बाजी हार के सर झुकाए तुम्हारी माँ से जलील हो रहा है आज तक। तेरी तो क्या तेरी तो? हाँ, क्या तेरी तो? बोल, क्या तेरी तो? बोल। बादाम गोल। जी बीबी। ये सब काम छोड़ो और इल्मंद के पास जाओ, उसे कहो मुझे आके मिले। कहाँ? ये तो वही जगह नहीं? वही जगह है। यही पड़ा था असदुल्ला। कटी फसल की तरह। आज मुझे काटने का इरादा है? मैं मस्ताने की तरह जालिम, तुम्हारी तरह पागल नहीं। तुम अच्छी खासी अक्लमंद होकर भी मुझे पागल क्यों समझती हो? जो तुमने किया वो कोई ठीक आदमी कर सकता है क्या? तो यूं कहो ना, मुझे गलत आदमी कहो, पागल ना कहो। क्या चाहते हो? इंतकाम मुझसे? हाजी मरजान से। तो जाके उसकी गर्दन पकड़ो ना। मेरे दरवाजे पर क्यों आ गए? लंबी कहानी, बैठ के सुनोगी तो समझ सकोगी। मुझे तुम्हारी झूठी कहानी नहीं, सच सुनना है। सच अक्सर कहानी निकलता है खाला, मगर हर कहानी से हमेशा सच बाहर आता है। और इस कहानी का सच हाजी मरजान तक जाता है। लाला, कितने दिनों का शिकार है? जब तक मजा आता रहेगा, शिकार मिलता रहेगा, लगे रहेंगे। साल में एक ही बार ही तो मुर्गाबियों का मौसम आता है। इस बार भी पिछली साल की तरह बोरियां भर कर लाएंगे। फिर भी 2 दिन 3 दिन कुछ तो बताओ।
तुम्हारे कौन सा बच्चे रो रहे हैं जिनको दिनों का हिसाब देना है? 10-12 दिन तो लग ही जाएंगे। 12 दिन तो कम है, कम से कम 20 दिन का राशन तो रख लो इल्मन। जब तक आखिरी मुर्गा भी नहीं गिरेगी हम लगे रहेंगे। कोई मुर्गा भी न लगे तो सब्जली को हलाल कर लेना हेलमन। यही करेंगे हकीम साहब। हकीम साहब आओ बैठो, चाय पीते हैं। नहीं, हाजी से मिलना है। कितना बूढ़ा हो गया हूं मैं। तुम्हारे हुजरे तक आने में 1 घंटा लग गया। अरे तुमने क्यों तकलीफ की? पैगाम दे दिया होता मैं खुद आ जाता मिलने के लिए। काम मेरा है तो मेरा आना बनता है। हुक्म करो। 18 साल हो गए हैं मस्ताने को असदुल्ला वाली गुलामी में। उसकी आजादी के लिए कुछ तो करो। जब वो खुद इस गुलामी से नहीं निकलना चाहता तो मैं क्या कर सकता हूं? उस दिन जरगे में इतनी गैरत ना दिखाता तो आज तुमको ये दिन ना देखना पड़ता। असदुल्ला की घरवाली तुम्हारे खानदान की है, तुम्हारी बहन की जगह पर है। तुम अगर उससे बात करो तो वो माफ भी कर दे शायद। उसे बताओ कि मैं बीमार हूं, किसी वक्त भी मर सकता हूं। बेटा सर पर होगा तो सुकून से मर सकूंगा। मेरी चिता को आग तेल तो दिखा सकेगा वो। तेल तो खत्म हो गया इल्मन, और अभी आखिरी बंदूक की सफाई बाकी। अंदर बोतल पड़ी है ग्रीस के डब्बे के साथ। कौन सी जगह? गोदाम में। कौन सा गोदाम? जब तुम्हें कोई काम नहीं करना होता तो इसी तरह सवाल करना शुरू कर देते। मरजान खान, इंसान ही इंसान के काम आता है। कल मैं तुम्हारे काम आया, आज तुम भी आ जाओ तो हमारा हिसाब बराबर हो जाएगा। तुम्हारा कोई हिसाब नहीं रहता है मुझ पर। तुम्हारी दोस्ती में मस्तान के हक में फैसला देकर हिसाब बराबर कर दिया था मैंने। नसरुल्ला खान वाला हिसाब बाकी है। नसरुल्ला वाला कौन सा हिसाब? तुम्हारी याददाश्त इतनी भी कमजोर नहीं है हाजी। तुमने कुत्ता नहीं नसरुल्ला मारा था मेरे जहर से। कोई सबूत है तुम्हारे पास? बस करो हाजी, मैंने भी दुनिया देखी है और मरे हुए नसरुल्ला को भी देखा है। क्या देखा है तुमने? मैं उस दिन बांडा ताऊस खान में था जब उसका नौकर भागता भागता मुझे बुलाने आया था कि खान को कुछ हो गया है। मेरे पहुंचने तक वो मर चुका था। आज भी उसका नीला चेहरा, उसकी फूली हुई लाश याद है मुझे। जब मैंने उस लाश के सूजे हुए पांव में सुई मारी तो काले स्याह खून का एक फुवारा निकला था। उसका खून जल गया था। खून जलाना मेरे जहर की तासीर थी। झूठ है ये सब। पहले मुझे भी लगा कि शायद मैं झूठ देख रहा हूं, तुम पर खामखा शक कर रहा हूं। लेकिन जब देखा
कि नसरुल्लाह की घरवाली की इद्दत पूरी होने के एक दिन बाद ही तुमने उससे निकाह कर लिया। मैं सब समझ गया, कोई और समझा हो या ना हो, मैं सब समझ गया था मरजान खान। कुत्ते का कहकर बंदा मार दिया। उस वक्त धोखा दे दिया, अब मत दो। पुराने ताल्लुक का कुछ तो ख्याल करो, बात करो ज़रगुना से, मेरे मस्ताने को माफी दिला दे। तुझे तेरे खुदा और रसूल का वास्ता। उसे जख्म से मिली रोशनी, कई उस वक्त यूं लग रहा था जैसे किसी ने मेरी रीढ़ की हड्डी के एक एक मोहरे में बर्फ के पहाड़ रख दिए हों। किसी ने मुझे ठंडी दोज़ख में धक्का दे दिया हो, जैसे किसी ने मेरे एतबार के सारे कपड़े नोच कर इसे किसी चौक में खड़ा कर दिया हो। मैंने जिसको बाप समझा उसी ने मेरे बाप को बेबस करके मारा। हाजी मरजान मेरे बाप का कातिल है। अपने बाप का इंतकाम मेरी बेटी से क्यों ले रहे हो? सच बताऊं? वही तो पूछ रही हूँ। मेरा कुछ लेना देना नहीं है इस शादी से, बच्चों से, दुनिया से। मुझे तो गुलमीना की शक्ल तक याद नहीं। मेरी आंखों में सिर्फ एक ही शक्ल, उसे बिगाड़ने के लिए किया है सब कुछ। हाजी की शक्ल बिगाड़ने के लिए तुमने मेरी बेटी की किस्मतें बिगाड़ दी। मेरा ख्याल था जिस तरह सब्ज़ अली के गक पर फौरन जिरगा बैठा है, उसी तरह मेरे गक पर भी बैठेगा और वहीं सारी कहानी खोल दूंगा। लेकिन जिरगा बिठा ही नहीं रहा, ये बुड्ढे मामले को लंबा किए जा रहे हैं। सच तूने अभी भी नहीं बताया है। मेरी बेटी और मेरे ही घर पर गक क्यों मारा? किसी और के घर पर गक करता तो वो मुझसे बदला लेने की बजाय अपनी बेटी दे देते। इस पूरे गांव में सिर्फ तुम ही तो हो जो अपनी बहन से बहुत नफरत करती है और उसकी औलाद से भी। मैंने तुम्हें इस्तेमाल किया। हाजी और माँ से तुम्हारी दुश्मनी को इस्तेमाल करके अपना फायदा उठाया। बहुत गलत इस्तेमाल किया है तूने हिलमंद, बहुत गलत। अल्लाह जाने तेरी ये जहर वाली कहानी सच्ची है या तेरे किसी नशे की पैदावार। लेकिन अगर ये सच है तो तूने जिस पर गक किया है वो और हिकमत एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। तूने हम सबको तबाही का मुंह दिखा दिया है हिकमत। तेरा फैलाया हुआ ये गन मुझे साफ करना पड़ेगा, बदबख्त इंसान।
अगर मुझे मालूम होता कि तुम वापस आ गई तो तुम्हें मैं पहले कभी भी वहां ना जाने देती। मुझे क्या पता था कि सारी मैनेजमेंट तब्दील हो चुकी है। मैंने वहां पहुंचते ही सबसे पहले आपका पूछा और ये सारी कहानी पता चली। यही ना कि मैंने इफ्तिखार से चुपके शादी की हुई है, उसकी पहली बीवी को पता चल गया, ब्ला ब्ला ब्ला, यही सारी गॉसिप। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता शहरजाद। पढ़ना भी नहीं चाहिए। जिस दिन आपको लोगों की बातों से फर्क पड़ने लगे ना तो आप श्रिंक होने लगते हैं और फिर आप बोने बन जाते हैं और फिर एक फूंक ही काफी होती है आपको जमीन पे गिराने के लिए। खैर, मुझे ये बताओ, गक वाली कहानी में कुछ मिला? हाँ, बहुत कुछ मिला, और कुछ मिलना बाकी है। तो अब क्या करना है? थोड़ा सा आराम। उस इडियट को हराम करने के बाद आराम तो बनता है ना बेटा। अब बैठा होगा किसी चिलर के सामने चिल कर रहा होगा। अच्छा, तुम कल से मेरे ऑफिस आ रही हो? थैंक यू सो मच बॉस, लेकिन आई थिंक मैं थोड़ी सी ब्रेक लेना चाहती हूँ अभी। कितने टाइम के लिए? 1 हफ्ता, 2 हफ्ते? कुछ पता नहीं अभी। तुम ठीक तो हो ना शहरजाद? जी ठीक हूँ। नहीं, ये वो वाली शहरजाद नहीं है जिसकी शक्ल देख के मैं सब कुछ पढ़ लेती थी। थोड़ी मुश्किल हो रही है, कुछ तो है। क्या मसला है इसके साथ? समझ तो मुझे भी कुछ नहीं आ रहा। किसी पठान को दिल तो नहीं दे आई? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये अब आया शक्ल पे, अब पढ़ लिया, सब पढ़ लिया बेटा। गलत पढ़ा है आपने। चलो जो भी है, खुश रहो शहरजाद, और अगर कभी मेरी जरूरत पड़े ना तो मुझे आवाज जरूर देना। ऑफ कोर्स, आपको नहीं बताऊंगी तो किसको बताऊंगी? ये चादर उसी ने दिया? खुश रहो। आपको कैसे पता कि ये उसकी चादर है? तुक्का मारा था, सही जगह पे लग गया। तुम्हारी तरफ से है ना, वन साइडेड। अब ये कैसे पता चला आपको? तुम्हारी भीगी आंखें सब बता रही। यूं बैठे बैठे हंसते हंसते उन्हीं की आंखें भीगती हैं जो किसी से आंख लड़ा बैठे हो। बादाम गुल, बादाम गुल। आया बीबी, आया। रोटी उठा लो। बीबी बोलो। वो ये गलती हो गई है, पता नहीं जल्दी में हुई है या फिर नशे में हो गई। क्या गलती? वो गुलमीना बेटी ने पूछा तो मेरे मुंह से निकल गई। क्या निकल गया बादाम गुल? वो यही कि तुम इल्मान से मिली हो।
क्या कह रहा था? क्या कहना है? कोई पागलों जैसी बातें कर रहा था जिसके लिए पूरे गांव में बदनाम है। तुमने क्या कहा? मैं उसे कुछ कहने नहीं, उस बदबख्त से पूछने गई थी कि क्यों किया उसने ये कारनामा। ये तो जिरगे वालों का काम है ना। उस पर जिरगा बिठाने के बजाय तुम उसे सवाल जवाब करने पहुंच गई। घर का मामला है, आपस में बातचीत कर लें तो बेहतर है। कौन सा घर? सांगा खाला तुम्हें सफेद कपड़े पे काला दाग लगती है। हाजी मरजान को अबू जहल और अबू लहब से मिलाती हो। हिकमत को देखती तुम्हारे सारे जिस्म में आग लग जाती है। जिनसे बात करनी हो उनसे बात नहीं करती हो, और उससे जाके बातचीत करने पहुंच गई हो जिसने मुझे पूरे गांव में बदनाम करके रखा हुआ है। गुस्सा क्यों कर रहे हो? ये मामला गुस्से से नहीं, अकल से हल होंगे। क्या सोच रही? इतना धीमा मिजाज तो नहीं है तुम्हारा। उम्र के साथ साथ गुस्सा भी ठंडा हो जाता है। उम्र ज्यादा हो गई है शायद। अच्छा, कल तक तो उम्र ठीक थी। इल्मान से मिलते ही बूढ़ी हो गई तुम। हो गई। बुढ़ा कर दिया उसने मुझे। उसके पागलपन ने मेरी बुनियाद हिला दी है, जैसे किसी ने मेरी गर्दन पर पैर रख दिया हो। अम्मा साफ साफ बताओ, क्या करके आई हो? मैंने उससे कोई बात नहीं की, सिर्फ उसकी बात सुनी है। कहा क्या उसने? चुप कर जाओ गुलमीना, मैं खुद बहुत परेशान हूँ। तुम वकील की तरह सवाल जवाब करके मेरा दिमाग खराब मत करो। अल्लाह रसूल का वास्ता है तुमको चुप कर जाओ। कुछ नहीं जानती हो तुम। नफरत है मुझे ऐसे फजूल के सवालों से। तुम्हारे अंदर इतनी नफरत क्यों भरी है अम्मा? तुमसे तो बात करना मुश्किल हो गया है। जितनी मुश्किलें मैंने देखी है ना, तुमने देखी होती तो मैं देखती। तुम्हारे अंदर से कौन से मोहब्बत के चश्मे फूटते हैं। तुम्हारा भाई 6 महीने का था यहाँ। वहां खेत में असदुल्ला गिरा, उसकी लाश देखकर मैं गिरी, फिर वो भी गिर गया। मेरे कांधों पे एक नहीं 2-2 लाशों का बोझ है, और तुम मुझसे पूछती हो कि मेरे अंदर इतनी नफरत क्यों है। मेरी बहन जिसने सारी जिंदगी मेरा साथ नहीं दिया, उसका एक बेटा तुम्हारा आशिक है और दूसरा तुम्हारी इज्जत का कातिल। अम्मा, सब कुछ भूल के आगे बढ़ सकते हैं। सब कुछ भूल कर आगे बढ़ने का तरीका तुम ही बता दो, क्योंकि मैं सब कुछ भूलना चाहती हूँ। अगर अभी भी सब कुछ भूली नहीं तो मरजान के खानदान पे वो तबाही आएगी कि उसका कोई नाम भी नहीं लेगा। अम्मा, अल्लाह के लिए सबको माफ कर दे। जिसने तुम्हारे साथ बुरा किया सबको माफ कर दो। हाजी मरजान को, जरसांगा खाला को, मस्तान को, सबको आजाद कर दो। अपने आप को आजाद कर दो। इन सब का इंसाफ अल्लाह पे छोड़ दो ना। ठीक है, फिर तुम भी इल्मन का इंसाफ अल्लाह पर छोड़ दो, बन जाओ उसकी बीवी, माफ कर दो उसका हक, आजाद कर लो खुद को उसकी नफरत से। कर सकोगी।
या खुदा पाक रहम, हिलमत का ये पागलपन किसी के तन पर कपड़े नहीं रहने देगा। सबके पर्दे रख मेरे मालिक। मुझे हिम्मत दे मेरे मालिक। जब से लाला ने गक किया है तुम बिल्कुल ठंडी हो गई हो माँ। सारा दिन या तो बिस्तर पर पड़ी सोती रहती हो या ये मुसल्ले पर बैठ के रोती रहती हो। तुम बदल गई हो माँ, तुम वो रही नहीं जो पहले थी। कैसी थी? गैरतमंद थी। गुलमीना भी एक औरत है, वो भी इसलिए पैदा नहीं हुई कि उस पर गक किया जाए। लाला भी तो ताकत के जोर से उसको जबरदस्ती अपनी इज्जत बनाना चाहता है। सच कहते हो तुम भी, बदल गई हूं मैं। पता नहीं पहले गैरतमंद थी या नहीं थी, पर इतना मालूम है कि मुनाफिक नहीं थी। पर अब मुनाफिक भी हो गई हूँ। अपने बेटे के लिए कुछ और, दूसरे के बेटे के लिए कुछ और, है ना? तो फिर निकलो इस मुनाफिकत से, उठो और रसूल पर खड़ी हो जाओ। जिसने तुम्हें किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा, उस औलाद के लिए इंसाफ का कत्ल तो ना करो। इंसाफ तो औलाद का कत्ल कर देगा। तो होने दो, या पर जाकर माफी मांगो सब्जली की मां से। उसे कहो कि उसके बेटे के साथ जो हुआ जुल्म था और तुम उस जुल्म में शरीक थी। मैं पहले बहुत परेशान हूँ हिकमत, और परेशान न करना। तुमने और दादी ने हमेशा मेरा हक मारा है, हमेशा लाला को मुझ पर तरजीह दी है, उसे सीने से लगा कर रखा है और मुझे उसका छोटा बनाकर। बस चुप कर जा हिकमत। क्या हो गया तुझे? पागल हो गया हूं। अपनों की मुनाफिकत ने मुझे पागल कर दिया है। चाहे वो सगी माँ हो या सौतेला भाई, सब अपना फायदा देख रहे हैं। मेरी तो कोई सुनता ही नहीं। दिल तो करता है या तो खुद को मार डालूं या फिर हिलमन को। मैं क्या कहूं अम्मा, हमारी जगह किसी और ने हाथ उठाया होता ना, उसे यहीं
अल्लाह जाने क्या हुआ है, सुबह से कमरे में पड़ा है। बाहर बैठ के बातें करने से क्या होगा, मैं जाके देखता हूँ क्या हुआ है मेरे यार को। आराम से बैठ जाओ तुम, नहीं तो तुम्हारे साथ भी वही होगा जो मेरे साथ हुआ। क्या हुआ? मैंने खाना देने के लिए उसका दरवाजा बजा दिया। उसने बाहर आकर मुझे ऐसा बजाया कि अभी तक दर्द हो रहा है। अच्छा, गुस्से का तेरे तो बचपन से ही था। तूने जिस पर गौर किया है वो और हिकमत एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। मेरा छोटा भाई, मेरी जान का टोटा भाई, तेरी चाल कह रही है तेरे प्यार का फसाना। कौन है, किससे मिल के आ रहा है मेरा शेर भाई? नहीं लाला, ऐसी कोई बात नहीं। अला तुमने गग नहीं मारा, तुमने उस भाई का हक मारा है जिसने तुम्हें कभी आधा खून नहीं समझा, जिसने दादी के सामने तो आवाज ऊंची की है मगर तुम्हारे सामने न कभी आवाज उठाई है और न ही सर। मैं और गुलमीना एक दूसरे से उतनी मोहब्बत करते हैं जितनी तुम दादी से नफरत। किसने सताया उसे? जरगोना ने। बादाम को लाया था खान को बुलाने। जब से उससे मिल के आया है अपने आप को और हम सबको मार रहा है। समझ गया। खरगुना से राजीनामा करके हक से पीछे हटने की जुबान दे आया होगा, और अब इस बात की बेचैनी है कि गांव वालों को क्या जवाब देगा। हक से पीछे हटने वाले को बुज़दिल भी कहते हैं और बेगैरत भी। बुज़दिलों के साथ पर अगर सिंह होते तो हिलमन के 4 होते। नसरुल्लाह की औलाद, काबुल दा बगदाद, बर्बाद ही बर्बाद। मेरा नाम हिलमंद है, सब्ज अली नहीं। जो पहले गक करता है और इंसान तो इंसान गांव के कुत्तों से भी माफिया मांगता फिरता है। मेरे जिस्म में नसरुल्लाह खान जैसे शहीद का खून है। तुम्हारे उस बाप का नहीं जिसको मरते वक्त नबी का कलमा भी नसीब नहीं हुआ था। अपनी बीमारी को गालियां बककर और थक कर मारा था तुम्हारा बाप। अलिफ लैला की कहानी में तुम्हारी ही तस्वीर लगे। या तो ये ट्रैक बड़ा हो गया या मैं बूढ़ी हो गई। 2 राउंड लगाया है, सांस भूल गई और दिल ऐसे धड़क रहा है जैसे सीना फाड़ के बाहर आ जाएगा। मेरा भी यही हाल है। 2 मुलाकातों के बाद ऐसा लग रहा है कि धड़कनें इधर की उधर हो गई।
अब आई हो ना ट्रैक पे, बताओ कौन है इन धड़कनों की बेतरतीबी का जिम्मेदार? वही जिसने एक लड़की की चादर पे हाथ डाला और दूसरी लड़की पे इज्जत की चादर। हिलमंत। वो ना वो शक्ल से 2 नंबर आदमी लगता है, ना ही बातों से, लेकिन पता नहीं क्यों उसने हक किया। अगर उसने तुम्हें पहले देख लिया होता ना तो शायद ये कभी ना करता। मुझसे मिलने के बाद ही तो ये कारनामा किया उसने। मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हो रही हूँ बस। मोहब्बत है ही कंफ्यूजिंग। मोहब्बत नहीं, हिलमंत की बातें वो कंफ्यूजिंग है। मुझे लगता है कि उसने जो कुछ किया उसके पीछे कोई कहानी है। ऐसी कहानी और पागलपन तो हर गांव में होता है। यही तो मसला है, वो पागल नहीं है, उसका वक्त तो पागलपन है। लेकिन जो तुम कह रही हो वो भी हो सकता है कि उस पागलपन के पीछे कोई कहानी हो। मुझे भी ये लगता है। There is a method in his madness, and there's something rotten in La Spira. तो यह मतलब है अब दोबारा जाना है हिलमंत के पीछे। हिलमंत की मैडनेस में छुपे मेथड के पीछे जाना है। तुझे क्या खबर है मोहब्बत के पीछे। ओ बेखबर गमे जिंदगी तो कमाल है। ओ बेखबर गमे जिंदगी तो कमाल है। शायद वो जो खुद को भी मिला नहीं तुझे क्या मिलेगा। वो है बेखबर, वो है गुमशुदा, तुझे क्या मिलेगा। तू तो ख्वाहिशों के शहर